हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रहा है? मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लिया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आज हम लोग नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का ही है, जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो शुरू करते हैं रिस्पायरेशन प्लांट और उसके कुछ बेसिक्स पहले जान लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की कंसर्न करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, रिस्पायरेशन इन प्लांट में रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है? तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में हमको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले एक कुछ टर्म देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या होता है ब्रीदिंग? क्या होती है? तो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग ये होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है और वो क्या कर रहा है, O2 ले रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। अभी क्या है, हम केवल टर्म बता रहे हैं कि O2 को लेना और CO2 को क्या करना? रिलीज करना। मतलब रिस्पायरेशन का बात अभी पढ़ेंगे इसके बाद में, पहले ये टर्म क्लियर कर लेते हैं। ब्रीदिंग क्या होती है? O2 लेना, CO2 रिलीज करना। और ये क्या है? कोई भी XYZ कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ब्रीदिंग इसी कहते हैं। बस हमको अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में O2 लिया जा रहा है और CO2 रिलीज किया जा रहा है, उसको कहेंगे ब्रीदिंग। गैसेस एक्सचेंज, एक्चुअली मेन जो थीम है इसका कहने का ये है, गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब बात आती है ब्रीदिंग। अगर हम लोग किसके बारे में रिस्पायरेशन पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में। अब हम लोग पहले सबसे मोर फेमिलियर अपने बारे में होते हैं, तो ह्यूमन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जैसे ही अपना देखते हैं कि हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं, हाँ हम लोग O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं। फिर जब यही कंसर्न आता है कि प्लांट्स कैसे फिर ब्रीथ करते हैं, या प्लांट करते हैं कि नहीं करते हैं प्लांट ब्रीथ, तो फिर ये आता है कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो भी बोलते हैं हम लोग यस कहते हैं। ये कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका ये मतलब है कि ह्यूमन भी ब्रीथ करता है और प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि ब्रीथ के लिए क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, हम लोग क्या क्यों जान रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है, या CO2 को रिलीज करना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे है। तो इन सबको हम समझेंगे। तो ब्रीदिंग कंफर्म हो गया कि ब्रीदिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 को रिलीज करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये होता है। अब जब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग जो होते हैं, जो जैसे कोई भी वर्क करना है, हम लोग को कोई भी वर्क करना है, वर्क करने के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए? नीड चाहिए, क्या? एनर्जी की। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? सोर्स। इसका सोर्स क्या है एनर्जी की? तो कुछ लोग बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, फूड लेते हैं। फूड में क्या क्या होता है? फूड में क्या होता है? बहुत से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जैसे कि क्या हो गया, सबसे पहला आपको लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट या लिपिड इसी कहते हैं, या फिर प्रोटीन, इवन डेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन सबको हम क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को फूड की तरह लेते हैं और उसी से हम इन्हीं सब से हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। इन्हीं सब से हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। अब देखो दो बातें होगी, हमको करना है क्या? जैसे हमको दौड़ना है तो हमको चाहिए एनर्जी, एनर्जी चाहिए। तो दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आई कहाँ से? तो हम कहें कि फूड खा लो, भोजन कर लो, उससे क्या होगा? एनर्जी मिल जाएगी। बस हमको यही समझना है कि इन फूड से, फूड इन द सेंस मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, इन सब से हमको एनर्जी कैसे निकालना है। इस चैप्टर में यही बस केवल पढ़ना है कि मैक्रो मॉलिक्यूल से जो फूड होते हैं उनसे हमको एनर्जी कैसे निकालनी है। तो अगर हम थोड़ा और पहले जाए तो फूड भी एक तरह का क्या है? एनर्जी के सोर्स है। फूड भी एक तरह का क्या है? एनर्जी सोर्स है। और हम बात भी किसकी कर रहे हैं? एनर्जी की। तो ये कौन सी एनर्जी की फॉर्म होगी, ये कौन सी एनर्जी की फॉर्म होगी, इन दोनों को हमको समझना है। फूड में कौन सी एनर्जी का फॉर्म है, और इसमें जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं बार बार कि ये एनर्जी बनाएंगे, ये एनर्जी बनाएंगे। तो हम लोग जब ये देखेंगे, ये दो बातें अब समझ में आएगी कि एनर्जी के फॉर्म को कैसे हमको बनाना है। अब हम लोग थोड़ी सी पीछे जाते हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में।
कि फोटोसिंथेसिस में क्या हम लोग पढ़े थे, ये था कोई प्लांट था, ये सन की रेडिएशन आई, फूड बना। फूड क्या था तुम्हारा, शुगर। फूड क्या था, शुगर। कोई फूड बना और एटमॉस्फेयर से ये क्या है, CO2 है, और यहाँ से क्या जो वाटर आया यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारा जो है कि वाटर आया। वाटर जो है कि सप्लाई होगा जाइलम वेसल से, फिर यहाँ से वाटर चला गया ऊपर, प्लस मिनरल्स भी गया, ये हुआ, और ये यहाँ पे किचन ऑफ प्लांट जिसे कहते हैं लीव्स में आ गया, फूड बन गया शुगर। इसी से एनर्जी मिलेगी। शुगर फिर क्या हो जाएगा, लिपिड में चेंज हो सकता है, फिर किस में चेंज हो सकता है, क्या कहते हैं, प्रोटीन हो गया इन सब में, किसी ऑर्गेनिक एसिड में भी हो सकता है चेंज। तो इन सब में ये क्या करता है, इंटरकनेक्टली हो जाएंगे, जिससे बहुत से इंटरमीडिएट पाथवे होते हैं, उनसे ये बन जाते हैं। इस फूड में हमने कहा कि इसमें एनर्जी है, तो यही तो हम लोग पढ़े थे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन एनर्जी, मतलब कि सनलाइट की एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। इसका ये मतलब है कि लाइट एनर्जी चेंज हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किस में है, तो कहोगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं फूड, केमिकल कौन कौन से, फूड में फिर पूछा कौन सा, जैसे कि ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, और क्या ले लिए, स्टार्च। लाइट एनर्जी चेंज हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में, और वो बनाया क्या, फूड में क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। ग्लूकोज क्या है, फोटोसिंथेटिक का प्रोडक्ट है। सुक्रोज क्या है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर। स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर। इन सब से क्या करेगा, ये बनेगा। अब एक को देखते हैं, ये केमिकल एनर्जी की बात बार बार कर रहा है, तो ये कार्बन है 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन की बात है, C6H12। ये कह रहे हैं कि जो लाइट की एनर्जी थी, लाइट की एनर्जी वो ट्रैप्ड हो गई मतलब कन्वर्ट हो गई कुछ फॉर्म उसके। ये जो कार्बन से कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये जो बॉन्ड है बीच में इसके, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें ये जो है ट्रैप्ड हो गई एनर्जी। तो लाइट एनर्जी किस में एक्चुअली कन्वर्ट हुई, तो केमिकल एनर्जी, वो क्या था, केमिकल बॉन्ड थे, इसी में एनर्जी स्टोर है, इसी में क्या है, एनर्जी स्टोर है। तो अगर हम इस बात को ध्यान दें कि जो फूड से एनर्जी निकलती है, फूड ये तो एनर्जी का रूप है ही है, ग्लूकोज या फूड, कोई भी फूड है जो एक एनर्जी का रूप है, उसमें एनर्जी कहाँ छिपी है, तो कहोगे इसके बॉन्ड्स में छिपी है। और एनर्जी कहाँ से बनी है, तो कहोगे लाइट रिएक्शन से, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ केमिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी कंजर्व हो गई किसमें, क्या कहते हैं, बॉन्ड में। शुगर हो गया, चाहे सुक्रोज, स्टार्च, इन सब का हो गया। इससे हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। अब ये कह रहे हैं कि इस बॉन्ड को फिर हमको क्या करना है, इससे एनर्जी निकालना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ दें। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो गई। तो अब देखो ये ऐसे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये सेल बड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये डायरेक्ट सेल को यूज कर लें, डायरेक्ट सेल इसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो प्लांट का सेल है या कोई भी सेल जो है यूकैरियोटिक सेल, प्लांट जो होता है, इसको डायरेक्टली जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो हो रही है कि कहीं भी यूज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी नहीं यूज करेंगे, अभी हमेशा मान लो आप ब्रेक डाउन कर दिए तो ये कहें कि ऐसा करो, कुछ इंटरमीडिएट बना दो, कुछ ऐसा चीज़ बना दो जो स्टोर करके रखा रहे, इस एनर्जी जो टूट रहे हैं, जो बॉन्ड से टूट रहे हैं, उस एनर्जी को वो स्टोर करके रखा रहे और जब ज़रूरत पड़े तभी वो यूज करे। तो इन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं जिसका नाम होता है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाते हैं। ये इन्होंने बनाया कि इस बॉन्ड की एनर्जी को कपल्ड इस रिएक्शन को कपल्ड कर दीजिए किसकी साथ, ATP सिंथेसिस के साथ। तो इसने कहा कि जितनी भी एनर्जी है ये सब इसको स्टोर कर दीजिए एक मॉलिक्यूल में ATP की। तो पूछा जाए क्यों इसको करते हैं, तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ये मान लो कोई किसान है, उसका ये क्या है, उसका मतलब क्रॉप है, क्रॉप को वो क्या किया कि वो बेचने गया,
तो बेचने गया तो उससे एनर्जी निकली, तो ये चाह रहा था इस क्रॉप से, ये जो ग्लूकोज वाला है इस क्रॉप से, ये तो फूड है, एनर्जी है ना, तो उसके पास भी तो पैसे, उसका वैल्यू मान लो 10 kg 10 रुपये का था ये क्रॉप, तो उसकी वैल्यू तो है, लेकिन वो कहीं चल नहीं रहा है। वो 10 रुपये से वो बिस्किट लेना चाह रहा है, तो कह रहा नहीं, हम आलू या जो भी तुम्हारा क्रॉप है वो लेके नहीं देंगे, आप हमें पैसा लेके आइए, 10 रुपये का पैसा लेके आइए। तो ये जाएगा बेचने के लिए, तो इसको क्या कर, एनर्जी रिलीज कर देगा, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। तो ये क्रॉप की वैल्यू अगर 10 यूनिट है तो 10 एटीपी इसको मिल जाएगी। अब इस एटीपी का क्या करेगा, ये मिल गई इसको क्या, करेंसी, क्या मिल गई, करेंसी। तो करेंसी से अब क्या खरीद सकता है, बिस्किट भी खरीद सकता है, दही भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है इससे। तो करेंसी हो जाएगी एनर्जी की, तो इसको क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, इसको एटीपी को। तो ये क्यों करेंसी बना रहे हैं, तो कहोगे कि जब जरूरत हो, वेन एवर वेयर एवर, जब भी जहाँ भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे प्रॉब्लम, एनर्जी रिलीज हो गई और कोई रिएक्शन में एक्स से वाई चेंज हो रहा है, वहाँ भी अगर ये जाके यूज होगा, हो सकता है अभी नहीं हो रहा है, तो एटीपी कुछ देर तक तो रहेगा ही, तो इसलिए इसमें क्या किया है, करेंसी में चेंज कर देता है जो भी इसमें एनर्जी है। तो इस एक तरह का ये भी देखा जाए कि जो ये रिएक्शन चल रहे हैं रिस्पायरेशन में, उसमें हम क्या, एनर्जी एक फॉर्म से जो बॉन्ड में एनर्जी थी उसको एक कंपाउंड जो है हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो भी चीज़ बनती है, फूड बनता है, वो क्या होता है, उसमें वो एक एनर्जी का फॉर्म में होता है, उसको हमको एटीपी में चेंज कर देना है, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड में एनर्जी है उसको रिलीज करने के बाद बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, तो उसको एटीपी की एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हम करेंसी ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, उससे जो चाहे वो खरीद सकता है, या जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी होगी तो फूड कौन कौन खाएगा, तो पहले तो ये बात होगी, फूड बन गया, फूड को लेगा कौन, अब आगे देखते हैं फूड को कौन लेगा। तो एनर्जी मतलब एनर्जी सबको चाहिए, तो फूड सबको चाहिए, तो पहले आ जाते हैं हम लोग प्लांट के लिए। तो प्लांट ईट करेंगे, नो, प्लांट के अंदर खुद ही फूड बन रहा है तो उसको ईट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो एनिमल होंगे, एनिमल क्या करेंगे, प्लांट को ईट करेंगे, तो फूड कहाँ से बना है, प्लांट से, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट बनाया, फूड बनाया, फूड क्या करेगा, प्लांट नहीं ईट नहीं करेगा, ये ईट करेंगे। तो अगर मान लो कोई एनिमल जो है, एनिमल प्लांट को खा रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग हर्बीवोर्स। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसको अगर मान लो ये कह रहा है कि हम प्लांट नहीं खा रहे हैं, और कोई दूसरा एनिमल है वो दूसरे इस एनिमल को खा रहा है, तो इसको हम, जैसे इस एनिमल को खा रहा है तो ये बॉस हो गया इसमें, तो ये खाएगा इसको, ये खाएगा इसको, तो अल्टीमेटली इसको क्या कहते हैं, कार्निवोर, केवल मांस पे, मतलब जो एनिमल है उस पर आधार, उसका भोजन डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हर्ब्स है, उसको जो खा रहा है हर्बीवोर्स, उसको जो खा रहा है कार्निवोर्स। तो अल्टीमेटली ये भी जो एक्स एनिमल था, वाई एनिमल भी अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंड है, एक्स एनिमल भी अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंड है, और प्लांट खुद अपने जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उस पर डिपेंडेंट है। तो कुल मिला जुला के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो थी, जो हम लोग पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस पे ही सब डिपेंडेंट है अल्टीमेटली। कुछ ऐसे होते हैं कि ये प्लांट भी मर गया, ये वाला एनिमल भी मर गया, ये भी एनिमल मर गया, तो ये क्या होगा, डेड एंड डीके मटेरियल हो गया। तो इसको जो होते हैं कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करता है, इसको डिग्रेड करता है, इसको कहते हैं सेप्रोफिटिक। क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। तो डेड एंड डीके होने के बाद क्या होता है, फंजाई क्या हो जाता है, सेप्रोफिटिक हो गया, तो सेप्रोफिटिक भी कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या आता है, एक न्यूट्रिएंट की साइकिल चलती है। तो फूड बना कहाँ पे, प्लांट पे, वो एनर्जी के फॉर्म से इसको किसी दूसरे ने खा लिया, उसमें वो आ गया। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट बनाया तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें आ गया, इसको ये खाया तो वो कार्बोहाइड्रेट इसमें आया, इसको डेड एंड डीके को खाया तो ये सब डिग्रेड किया तो इसमें आ गया। तो ये न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग एक तरह से चल रही है सारे उसका। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता था, तो साइनोबैक्टीरिया थे। कौन करता था, साइनोबैक्टीरिया, और कौन, हायर प्लांट जो थे वो, और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, जो क्या करते हैं, बियॉन्ड विब्ग्योर करते हैं, जैसे मतलब 800 के आसपास रेंज में करते हैं, फार रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो हम जो एक कंक्लूजन इसका बता रहे हैं कि हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं, तो हम लोगों ने दो बातें पढ़ी अभी तक हम लोगों ने दो बातें पढ़ी। एक बात तो पढ़ा कि क्या होता है ब्रीदिंग,
ब्रीदिंग मतलब गैसेस एक्सचेंज O2 CO2 का। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है रिस्पायरेशन। तो अब देखो जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखो ये कुछ दिखा रहे हैं तुम्हें, जैसे ग्लूकोज का हम लेते हैं, ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का के टर्म में हम लोग ग्लूकोज को देखते हैं। तो कार्बन यहाँ था, ये है कार्बन, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें एनर्जी है। अब मान लो कोई ऐसा रिएक्शन हो जाए जिसमें ये 3 कार्बन इधर हो जाए, 3 कार्बन इधर हो जाए और 3 कार्बन को कोई प्रोडक्ट बन जाए, तो एक ये प्रोसेस हो गई। दूसरा ये हो जाए कि 6 कार्बन सारे बांड टूट जाएं, सारे बांड टूट जाएं और 6 मालिक्यूल क्या हो जाए, कार्बन के बन जाए। तो सारी देखा जाए इन दोनों में कि सारे बांड का ब्रेक डाउन होने के बाद जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो ए वाला रिएक्शन करेगा कि बी वाला। तो इस वाले में इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तो 6 कार्बन रिलीज हुए। इसमें केवल ये तोड़ा, ये तीनों तो अभी इंटैक्ट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट में बहुत अंतर है। एनर्जी के टर्म में क्या करेंगे, इसको कहेंगे हाई एनर्जी बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, और ये क्या होगा, लो एनर्जी बनाएगा। अब ये कहें क्यों, क्योंकि इसका सारा बॉन्ड यूटिलाइज नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं हम लोगों कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। ये वाला रिएक्शन जो है इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन। जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, हाई एनर्जी रिलीज होगी। इसमें क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल ब्रेकडाउन, दो बातें हो गई। पहला तो हो गया कि या तो सारे बांड को तोड़ दो तो उसमें हाई एनर्जी निकलेगी, और जो उसमें कम तोड़ोगे तो एक कम एनर्जी निकलेगी। अब ये इतना जब समझ में आ गया कि हमको बॉन्ड से एनर्जी नहीं है, तो इसमें हाई एनर्जी मतलब क्या है, एटीपी, मोर एटीपी बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी जो होगा इसमें कम बनेंगे। ये पूरी क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्रीदिंग के बाद जो अगला टर्म पढ़ते थे हम लोग, रिस्पायरेशन क्या था। तो रिस्पायरेशन जो होता है वो ह्यूमन के केस में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक रिस्पायरेटरी आर्गन होता है, रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसमें आर्गन वर्क करता है। तो क्या है वो, लंग्स है जो मेन काम करता है। तो लंग्स होते हैं जो हमारा क्या काम करता है कि इसमें गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं, है ना। तो ये तो केवल एक्सचेंज के लिए है, गैस एक्सचेंज। लेकिन इसके बाद जब टिश्यू में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे उसमें फिजियोलॉजी वाले में सेक्शन में। और जब यहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करके लेके जाएगा टिश्यू को, जब देगा, सेल को देगा, तो इसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या कहेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो कहने का ये मतलब है कि प्लांट के केस में मेजर जो होगा वो इस तरह का सिस्टम तो पाया नहीं जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज या तो डायरेक्टली कर लें तो लेकिन उनके सेल को तो चाहिए ही ऑक्सीजन। तो यही है कि इस वाले में रिस्पायरेशन होता है प्लांट के केस में थोड़ा सिंपल होता है, ह्यूमन या एनिमल इन सब के केस में बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में होता है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है। तो अभी बच्चों जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जो भी चीज़ें अभी जितना पढ़ा वो सब रिस्पायरेशन की ही टर्म में पढ़ा, कहीं ना कहीं वो लिंक है। देखो कैसे लिंक है। अगर मान लो ये था ग्लूकोज मालिक्यूल, इसको हम क्या कर दें, इसको ग्लूकोज है, मान लो ग्लूकोज का कोई या शुगर का कोई, मान लो जैसे सेलुलोज का बना हुआ है पेपर है ना, इसको तुम क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दो। बर्न कर दोगे तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर वेपर भी हो सकता है, ये सब रिलीज होगा। इसमें भी तो वही हाल हुआ, कार्बन ये ब्रेक डाउन हुआ, CO2 इसके बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए। इसमें एनर्जी रिलीज हुई, यस, किस फॉर्म में, हीट, और किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में ये रिलीज हुई। ये कब हुआ, जब पेपर को हम जला दिए, बर्न कर दिए। तो ये एक तरह का प्रोसेस हुआ, क्या होगा, कम्बशन कहेंगे, या इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि कम्बशन हो रहा है, या फिर इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हुआ या तो कम्बशन हुआ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो कहोगे फूड स्टफ का, जो भी फूड था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और रिलीज हुई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा है रिस्पायरेशन के टर्म में देखा जाए
तो रिस्पायरेशन के टर्म में भी अगर हम देखेंगे तो रिस्पायरेशन में भी हम यही देखेंगे, जैसा इसमें प्रोसेस देखे थे वही सेम चीज़ देखेंगे रिस्पायरेशन में। वो कैसे, तो उसको देखते हैं हम लोग रिस्पायरेशन के टर्म में कैसे होता है। इसमें ये डिलीट कर दें, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसको। रिस्पायरेशन के टर्म में जो बातें होती हैं, अब देखो रिस्पायरेशन के टर्म में, तो इस रिस्पायरेशन में भी क्या होता है, जो कार्बन का वो है, ये जो शुगर का स्केलेटन है, कार्बन कार्बन कार्बन, हम शुगर को ज़्यादा लेके चल रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही मोस्ट सुटेबल यूज होता है एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो कार्बन हुआ, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, इसका जो है सिंगल 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 बहुत स्टेप से रिएक्शन कराएं और लास्ट में CO2 और H2O बना दें, और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये इसको भी कहेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे इसको, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। और इसके बदले में हम क्या करें, इसकी जो बॉन्ड टूटी थी, सारे बॉन्ड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बॉन्ड टूटी थी, ये इसको हम क्या करें, एक कंपाउंड में रिलीज जोड़ लें, उसका नाम था ATP, जिसका हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक तरह का, जैसे कि उसमें उसको जला रहे थे तो वो सिंगल स्टेप में बर्न कर गया। ये क्या हो रहा है, पहली बात तो ये कि इन सब सारे रिएक्शन को A B C D E F ETC, A से F ETC को रेगुलेटेड बाई किससे, एंजाइम। किससे रेगुलेट होंगे, एंजाइम से। पहली बात, उस वाले में, कंबशन वाले में डायरेक्ट जब जला दे रहे थे तो एनर्जी कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहला। दूसरा ये है कि ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक ATP बनने तक का, ये बहुत ही क्या होता है, स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप प्रोसेस। एक ही बार में नहीं, अचानक से एनर्जी लेना चाहोगे सब तो हीट के फॉर्म में निकल जाए या लाइट के फॉर्म में, ना कि एनर्जी के फॉर्म में। तो बायोलॉजिकल सिस्टम धीमे धीमे चलता है, एंजाइम रेगुलेटेड होता है, तो रेगुलेटेड बाय एंजाइम स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। और रिक्वायर क्या है, किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये था तुम्हारा क्या है, इस प्रोसेस को, कि ये जो यहाँ से जो भी जो फूड है उसका अगर हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और रिलीज कर दें कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो टूटा, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 ये रिलीज हो गया, यहाँ आ गया, ऐसे तो कितना 6 CO2 रिलीज हो गया, 6 H2O। तो इस तरह से अगर हम रिलीज करते हैं तो इसी को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, और इन द टर्म ऐसे कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। नहीं तो केवल रिस्पायरेशन कहोगे तो बच्चों हम लोग समझ लेंगे किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में उसकी बात कर रहे हो, वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये कौन सा रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। इसकी डिफिनीशन अगर बतानी हो तो क्या कहोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ एंड रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज नोन एज क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। वो जो होती है स्लो स्टेप प्रोसेस होती है, एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होती है। तो यही है तुम्हारा ये पूरा। ये दूसरा इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते ही नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और ये जो होते हैं स्लो स्टेप तो कर रहे हैं लेकिन कुछ ही कम ही, जैसे यहाँ पे ABCDEF था, यहाँ पे ये कहा A और B में ही कंप्लीट कर दिए, और इसमें जो है बीच में से केवल बॉन्ड टूटा और 3 कार्बन का कोई कंपाउंड बना दिए, और यहाँ पे कोई 2 कार्बन का कंपाउंड बना, एक CO2 रिलीज किया। तो या तो ये बने या तो ये बने, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, ये बना दें, और या इसको कह देंगे क्या, एथेनॉल बना दें, ये सब चीज़ें बना सकता है। तो अगर इस तरह का करेंगे जिसमें केवल अब 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें तो हर कार्बन ब्रेक डाउन होकर उसका एनर्जी यूज हो गया, बन गया ATP में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो जिसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, और ये जो होगा जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसे को जिसमें ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं होती उसको कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और ये जिसमें होता है उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जब भी कभी O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ हो उसको कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, O2 के एब्सेंस में हो तो उसको कहेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये सब में नहीं होता है, कुछ ही होते हैं। जैसे इसमें होता है मसल्स में, जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जिससे थकान हो जाती है, फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया होती है जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बनाती है। एथेनॉल जो होता है, ईस्ट बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल इसका कि यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ईस्ट।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो फूड है, एक्चुअल फूड है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को लिए, उसका अगर हम ब्रेक डाउन करें और रिलीज करें CO2 H2 और कंसिडरेबल अमाउंट एनर्जी दैट इज करेंसी ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इस वाले को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। चूँकि ये सबस्ट्रेट जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिस्पायरेशन के में, इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या दे देंगे? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। क्या करेंगे? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये पूछा जाए कि क्या होता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? तो कहोगे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कुछ नहीं होता है, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन के लिए जाए रिस्पायरेशन में, सेलुलर रिस्पायरेशन में जो भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन के लिए जाए उसको रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे। तो पूछा है सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या है, तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत अच्छा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, मोर यूजफुल है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लूकोज। दूसरा है, उसके बाद क्या होता है? लिपिड हो गया। और फिर क्या हो सकता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट? और क्या हो सकता है? प्रोटीन भी हो सकता है। और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? तो कहोगे कि मोस्ट प्रोबेबली कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन, फैट को भी यूज करता है जैसा ज़रूरत पड़े और कैसा सेल है। इस रिस्पायरेटरी सब्सटेंस को जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस यहाँ पे निकलेगा रिलीज क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगा? ATP के फॉर्म में। अब ये पूछा जाए, ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो उतना ही एनर्जी निकलेगी जितना लिपिड क्या करेंगे और जितना प्रोटीन क्या करेंगे? तो कहोगे नो। सब रिस्पायरेटरी हर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का अपना अपना वो होता है कैपेबिलिटी की कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हो कि जो कंपाउंड जितना ही ज़्यादा रिड्यूस होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब अगर लिपिड को देखा जाए, लिपिड जो होता है ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड होता है। तो जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा जब उसका ऑक्सीडेशन करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर पूछा जाए 1 मोल ऑफ शुगर है और 1 मोल ऑफ क्या है? लिपिड है। 1 मोल ऑफ लिपिड है या कह लो फैट है, लिपिड है, तो किसमें ज़्यादा एनर्जी होगी? तो कहोगे लिपिड ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसलिए इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो मोर एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए अगर पूछा जाए कि सेम यूनिट के अगर हम कार्बोहाइड्रेट लिपिड को ले तो इसमें एनर्जी ज़्यादा किसमें रिलीज होगी? कहोगे जो ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म होगा उसमें, जैसे कि लिपिड। क्लियर है? इतना अगर समझ में आ गया होगा तब फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिस्पायरेशन वाला जो सेक्शन था तुम्हारा वो पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन NCERT से पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है। तो शुरू करते हैं। देखो इनकी लाइन लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं ये। आ गया रिस्पायरेशन प्लांट। चैप्टर का नाम क्या है? रिस्पायरेशन प्लांट है। अब कुछ इनका शुरुआत ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ है कि क्या ज़रूरत है, तो वो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे सारी ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कह रहे हैं। देखो इसमें ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, सही बात है। ब्रीथ का मतलब क्या होगा? O2 नीचे और CO2 आउट। लिव जिंदा रहने के लिए हम लोग ब्रीथ करते हैं। बट वाई ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल? क्योंकि भाई वो जाएगा रिस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीडेशन करेगा, उसी से एनर्जी नहीं। भोजन केवल दे देने से, फूड देने से क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलती। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी मिलती है, वो है तुम्हारा रिस्पायरेशन। तो ये प्लांट में ही नहीं, ये सब में होता है। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ? क्या होता है? तो कहोगे गैसेस एक्सचेंज होता है। आल्सो डू लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं? यस। हम लोग तो लंग्स होता है लेकिन प्लांट में लंग्स नहीं होता, तो वो सुपरफिशियल सेल से अपने करते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं कि कुछ एरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एक सेल है इसी में डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, ब्रीथ कर दिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज? सभी ऑर्गेनिज्म को डेली लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए ही होती है। बी जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए चाहिए होती है। हाउ ने द एनर्जी बट हाउ एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? अब ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि फूड से एनर्जी आती है, लेकिन फूड से ATP के फॉर्म में एनर्जी किस में चेंज होगा? तो कहोगे ये सेलुलर रिस्पायरेशन की वजह से होगा, जो भी पढ़े। हाउ एनर्जी यूटिलाइज? अब इस एनर्जी को यूज कैसे करेंगे? तो बहुत से रिएक्शंस ऐसे हैं, जैसे X चेंज हो गया Y में, यहाँ पे कौन से वो चाहिए? ATP की जरूरत पड़ी तो ATP चेंज हो गया ADP में। तो ये बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन? एनर्जी।
ऑल फूड्स गिव्स सेम अमाउंट एनर्जी, नो। यहाँ अभी पढ़े थे हम लोग ने, जो रिड्यूस फॉर्म एनर्जी होगा, जो रिड्यूस फॉर्म एनर्जी होगा वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, जैसे लिपिड ज़्यादा रिड्यूस्ड है तो ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। डू प्लांट ईट, नो, प्लांट नहीं ईट करते क्योंकि खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और कुछ इस तरह का उनके खाने का कोई फंक्शन नहीं है। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी, अगर यहाँ ईट की लिए बात करें तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, वो इंसेक्ट को एक तरह से कह लो कि करते हैं, तो ये बात की बात है, समझने वाली है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फूड करते हैं, वो भी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, इसी तरह का ऑक्सीडेशन करते हैं। यू मे वंडर दैट सेवरल क्वेश्चन रेज अबव द मे सीम डिस्कनेक्टेड, लग रहा है बहुत डिस्कनेक्टेड, लेकिन सब किससे जुड़े हैं, सब वही रिस्पायरेशन से जुड़े हैं। मतलब अगर रिस्पायरेशन की बात आए तो आपको एक बात बताना है कि जो कोई भी फूड हम खाएंगे उससे एनर्जी निकाल लेना है, एनर्जी जो निकाल लेना है वो पूछे किस फॉर्म में, तो कहोगे एटीपी के फॉर्म में। अगर कोई कहे कि ये बताइए जो उस एनर्जी, उस वो भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, तो कहोगे वो किसान की तरह, जैसे एक किसान का क्रॉप नहीं होता है उस तरह का है वो, उस किसान जब उसको बेचेगा तो एटीपी मिलेगा, करेंसी मिलेगी, तो उसी तरह का ये भी है, उस करेंसी से वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन अगर अपने क्रॉप से सोचे कुछ खरीद ले, जैसे क्रॉप ले जाके पेट्रोल खरीदने जाए तो वो नहीं देगा, पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा ना पेट्रोल, क्यों, क्योंकि कहेगा आप करेंसी लेके आओ। तो हर अपने बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों रिएक्शंस चल रहे हैं, तो उन सब के लिए एनर्जी एटीपी की ज़रूरत थोड़ी, तो आप लेके ग्लूकोज जाके वहाँ एनर्जी लगा रहे हो तो वहाँ तो लगेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले चेंज कर देना, और इस प्रोसेस को करता है कौन, रिस्पायरेशन। एट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलेक्यूल दैट इज कॉल्ड फूड, वो क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फोटोसिंथेसिस में जो ट्रैप होता है वो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च होता है। फोटोसिंथेसिस ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस वही करते हैं, तो पढ़े ही अच्छे से जैसे होता है। द मोस्ट हेंस इवन द ग्रीन प्लांट्स अदर ऑर्गन टिश्यू सेल्स आर नॉन ग्रीन पार्ट। अब ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस तो केवल ग्रीन पार्ट करते हैं, तो रूट और स्टेम जो होता है, जो रूट है और स्टेम है, ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इनको फूड चाहिए, तो ये फोटोसिंथेसिस करके यही तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर था, करते हैं। फूड ट्रांसलोकेशन नॉन ग्रीन पार्ट वही है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो दूसरे से फूड ऑब्टेन करते हैं, वही अभी पढ़े थे हम लोग। और जो डायरेक्टली हर्बीवोर्स हो चाहे इनडायरेक्टली करते हैं कार्निवोर्स। सेपरोफिटिक फंजाई होते हैं जो डीके पे डिपेंड करते हैं, अभी ये भी पढ़ लिया। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑल द फूड रिस्पायर फॉर लाइफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ जो फूड है वो क्या, फोटोसिंथेसिस है। दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रिस्पायरेशन, अभी हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कर रहे थे लंग्स वाली, और ये क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन, तो ये सब में होता है। और द मैकेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड को ब्रेक डाउन होना, रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का रिलीज होना, ट्रैपिंग इन द एटीपी, बस यही है। मतलब ये है फूड को ब्रेक डाउन करना, ये एनर्जी रिलीज हुई उसको एटीपी में ट्रैप कर लेना, यही है रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट वेयर द ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यील्ड इन द टेक्स प्लेस है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन चल रहा है, तो सेल है कोई है, तो सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक कोई मान लो सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे तुम्हारा था माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। तो ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो ये पहला क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो बहुत कई स्टेप में आपने बताया, तो कहाँ कहाँ ये होता है। तो सबसे पहला जो भी स्टेप होगा, जैसे यहाँ ग्लूकोज आया या कोई रिस्पायरेटरी सब्सटेट आया, तो पहले कूद जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब देखेगा साइटोप्लाज्म में सारा ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ एनर्जी यहीं रिलीज कर देगा, फिर देखेगा कि अब क्या काम करना है कि इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, जहाँ पे ऑक्सीजन एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ये कूद जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे वो क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा। और अगर यही ग्लूकोज कूद गया किसी ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो सबसे पहले जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब वेट करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है कि नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखा, तो इसका अल्टीमेट जो होगा प्रोकैरियोट में, वो किससे होगा, प्रोकैरियोट में हमेशा क्या होगा, इसी केवल साइटोप्लाज्म में ही ब्रेकडाउन होगा। यूकैरियोट में हो जाएगा ब्रेकडाउन पहला ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट के केस में पहला ब्रेकडाउन क्लोरोप्लास्ट में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होना था लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। तो कितने तरह की जगह हुआ है, तो दो जगह हुआ है, एक क्लोरोप्लास्ट में ब्रेकडाउन हो रहा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताओ जो यूकैरियोटिक सिस्टम होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा तोड़ने के लिए उसके बांड को, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इसलिए यूकैरियोटिक सिस्टम जो होते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। अब कुछ सभी कर सकते हो, सभी नहीं, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम में रिपोर्टेड है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है,
वो एरोबिक भी रह सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। तो उसमें भी कह सकते हो कि क्या होता है कि इस तरह का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म वाला ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसा उसका कंडीशन हो इष्ट का होता है। तो फिर ये कह रहे हैं, देखो, वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो ओनली इन यूकैरियोट। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन रिस्पायरेशन। द कंपाउंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। क्या हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला कौन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होगा? जो ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा। यूजली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिस्पायरेटरी सब्सटेंस हो सकते हैं उस पौधों में। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा है प्लांट, अब क्या किस तरह का इसमें रिक्वायरमेंट है, उस तरह से इसमें क्या होगा, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस चेंज होते रहते हैं। अब मेनली जो अगर पूछा जाए सबसे मोस्ट सूटेबल रिस्पायरेटरी सब्सटेंस क्या है, तो क्या बताओगे? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? शुगर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ लिए हम लोग। अब अगला जो पूछ रहे हैं कि क्या डू प्लांट ब्रीथ, तो उससे पहले ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन सेल एनर्जी कंटेन रिस्पायरेटरी सबस्टेंस रिलीज इन सेल, सिंगल स्टेप में नहीं होता है, बहुत स्टेप होता है। रिलीज स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। एंजाइम द ट्रैप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही वाली बात है कि कार्बन कार्बन टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, एटीपी ले लेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी रिलीज ऑक्सीडेशन रिस्पायर नॉट रेदर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज सिंथेसिस ऑफ एटीपी ब्रोकन डाउन व्हेनेवर एनर्जी नीड टू एटीपी, मतलब एटीपी में दे देते हैं। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी, दिस एनर्जी ट्रैप्ड यूटिलाइज, जब जरूरत हो, व्हेनेवर वेयर एवर जरूरत हो जब यूज कर लें। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन स्केलेटन रिस्पायरेशन यूज टू प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल। तो ये कह रहा है कि बीच बीच में कई जैसे ये स्लो स्टेप प्रोसेस था, एक्स चेंज हुआ वाई में, वाई चेंज हुआ जेड में, जेड चेंज हुआ बी में। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रहा था, यहाँ पे था एम चेंज हुआ, किसमें? एम चेंज हुआ मान लो एन में। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि वाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का भी, और वाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का भी। तो अगर ये वाला रिएक्शन ना चले, ये वाला, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम होगी ना। तो इस तरह से बहुत से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये देता है, कौन? जो इतनी लंबी लंबी स्लो स्टेप साइकिल चलती है उसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं। डू प्लांट ब्रीथ, तो यस, प्लांट ब्रीथ करते हैं, कोई भी हो जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो करता है। अब बात आती है कि उसमें तो लंग्स है ही नहीं, तो कैसे ब्रीथ करा दें? तो जब लंग्स नहीं है तो वो क्या काम करता है? स्ट्रेटजी अपनाता है। प्लांट जो होता है कई तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है। सबसे पहला तो वो क्या काम कर लेगा? पहला ये काम करेगा कि जो होगा टेक केयर ऑफ ओन गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी? देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन खुद रिलीज करेगा, तो यहाँ सुपरफिशियल सेल से गैसेस एक्सचेंज सबसे ज़्यादा स्टोमेटा की तरह यहीं हो रहा है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन की लिमिटेशन नहीं होगी। लिमिटेशन कहाँ होगी? इसी स्टेम में होगी ब्रीथ करने के लिए। अब इसमें तो कोई लंग्स है नहीं कि यहाँ सर्कुलेट करे, फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके दौड़ाए पूरे बॉडी में। तो ये क्या काम कर रहा है कि अपने आप को खुद केयर करते हैं, कहते तुम लीफ अपना देखो, हम स्टेम अपना देख लेंगे, हम डायरेक्ट ले लेंगे, रूट कर रहा है अपना हम ले लेंगे, तुम लोग अपने अपने लोकल लेवल पे देखो। सर्कुलेशन हम लोगों में है नहीं, तो हम लोग क्या काम करेंगे? इसी लोकल लेवल पे देंगे। तो इसको लीफ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। स्टेम को प्रॉब्लम हो रही है। स्टेम क्या काम कर रहा है? जैसे ये स्टेम है तो इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क क्योंकि और अंदर वाले जो सेल्स होते हैं बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। तो ये जो होते हैं ये जनरली डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और इनका जो होता है केवल मैकेनिकल सपोर्ट होता है। कैसा होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। तो इस जो सुपरफिशियल सेल्स हैं इधर आउटर वाले, ये सब जो होगा सुपरफिशियल सेल्स जो होंगे वो वाले, ये तो कांटेक्ट में है ना एयर के, तो एयर के करने तो यहाँ पे पोर चाहिए, इस स्टेम के में पोर चाहिए ताकि एक्सचेंज हो सके। इस पोर का नाम होता है लेंटिस सेल्स। इसमें क्या होते हैं? जो लेंटिस सेल्स होते हैं, ये नीट 2021 में आया था। तो ये लेंटिस सेल्स होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात होगी, ये कह रहा है कि आप लोग क्या करिए, अपनी जो सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड है उसको घटा दीजिए मेटाबॉलिज्म एनिमल के कंपेयर में, ताकि क्या हो कि कम ऑक्सीजन की डिमांड हो। तो दूसरा तो ये करते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड को घटा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? लोकल लेवल पे डिफ्यूजन करते हैं ऑक्सीजन का, या ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? अपने उसको घटा देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है कि अपने आप को बचा लेता है। कौन? प्लांट। किससे? जो ऑक्सीजन की कमी से। तो उसके लिए बहुत सी स्ट्रेटजी अपनाता है।
दे आल्सो ग्रो, CO2 लेता है, रिलीज करता है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, कई बार बच्चों से पूछो प्लांट कौन सी गैस लेता है तो सब बताएंगे CO2 और रिलीज करता है O2। ऐसा तो हो गया, इस किसके लिए हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किसके लिए था, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन तो सब में होती है। हर प्लांट जो होगा, हर सेल जो होता है रिस्पायरेशन के लिए O2 लेगा और रिलीज करेगा CO2, एकदम जस्ट रिवर्स हुआ। तो प्लांट में दोनों होता है, O2 लेता है रिस्पायरेशन के लिए और CO2 रिलीज करता है रिस्पायरेशन के वे में, और CO2 इसी को फिक्स करता है, O2 रिलीज करता है, मतलब दोनों चीज़ होती है। तो पूछा जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लेता है, तो को CO2 फिक्स करता है, लेता है, और रिस्पायरेशन के लिए किसको लेता है, तो ऑक्सीजन को लेता है। कई बार ये बता देते कि पौधे CO2 लेते हैं ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। नहीं, ये रिस्पायरेशन हमेशा लेने के लिए ऑक्सीजन ही होगा। ये कन्फ्यूजन अपना दूर कर लेना अगर इनकेस किसी को हो तो। फिर आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या है कि इंसोएबिलिटी टू प्लांट एनिमल हैव नो स्पेशल आर्गन, उसके पास है ही नहीं बेचारा। द सेवरल वाई प्लांट गेट रेस्पिरेटरी आर्गन। फर्स्ट पहले क्या करता है, ये खुद गैसेस एक्सचेंज करता है, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट गैसेस फॉर्म वन प्लांट टू अनदर। सेकेंड क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज बहुत स्लो करता है, नॉट डिमांड, बहुत ज़्यादा गैस का डिमांड नहीं करता है। रूट स्टेम रिस्पायर फार लोअर देन द एनिमल, मतलब बहुत स्लो रेट से मेटाबॉलिज्म कर लेते हैं। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसी समय CO2 आना, O2 जाना, फिर O2 का इस्तेमाल हो जाना फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। और वो नीड टू पीरियड इस समय करता है। व्हेन सेल फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी और नॉट प्रॉब्लम, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लीफ के लिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लीफ में ही तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता था, कैल्शियम क्लोराइड और एमन, इनके प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता था। डिस्टेंट एंड मस्ट डिफ्यूज इवन लार्जर, बल्कि प्लांट इज नॉट गेटर ईच लिविंग सेल्स प्लांट लोकलाइज क्वाइट क्लोजर टू सरफेस, इसलिए पौधे में जो होता है पत्तियां जो है बहुत क्लोजर है। दिस इज ट्रू फॉर लिव्स, और जो वो है आपके क्या रूट है, जिसमें स्टेम है, जिसमें बहुत वुडी है, तो उसमें क्या होता है कि इन स्टेम लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज लेयर अ बंडल बीनीथ द बार्क, बार्क के नीचे होते हैं, दे आल्सो ओपनिंग लेंटी सेल, उससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। में अंदर वाले सेल जो होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, जबकि ये क्या करता है पैरेन्काइम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, जब कभी लीफ में देखोगे या किसी में, तो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। इसका यही कारण हो कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो सके। तो पैरेन्काइमा इन लीव्स, स्टेम, रूट्स विच आर प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क थ्रू द एयर स्पेस। तो ये स्ट्रेटजी अपनाता है प्लांट अपने लिए। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट कंबशन कर रहा है ग्लूकोज का, मतलब यहाँ पे एकदम जला दो, एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, डायरेक्ट देखो रिलीज हो गया। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है, स्लो स्टेप प्रोसेस है, और बहुत ही टाइम टेकिंग, एक तरह से कह सकते हो कि एकदम तुरंत सेकेंड में नहीं वो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो कह इफ द एनर्जी कैन बी यूजफुल टू द सेल, इट यूटिलाइज सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल, जिस सेल रिक्वायर ATP बनेगा तो दूसरे में यूज होगा। द स्ट्रेटजी प्लांट कैटाबलाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे नॉट द लिबरेट एनर्जी गैस गोज आउट एज हीट। तो इसलिए कह रहा है कि अगर डायरेक्ट कर देंगे तो हीट में रिलीज होगा। इसलिए क्या करता है प्लांट जो होता है या सेल जो होता है, अपने आप को इस तरह से कस्टमाइज करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं कि हीट के फॉर्म में एनर्जी न रिलीज हो, स्लो स्टेप में करेंगे तो ATP के फॉर्म में हो, करेंसी ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो ATP यूज हो जाए बहुत से बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में। द की इज द ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन द वन स्टेप बट इन द सेवरल स्मॉल स्टेप, इनेबलिंग द सम स्टेप जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज कैन बी कपल्ड विथ ATP। यही कह रहा है कि बहुत स्टेप में होता है, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो कपल्ड हो जाती है ATP सिंथेसिस के लिए, ADP से ATP सिंथेसिस के लिए, यही कपल्ड हो जाती है, मतलब इसके साथ ही जो एनर्जी रिलीज हुई ये यहाँ पे इसको कन्वर्ट होगी। हाउ दिस डज एसेंशियल स्टोरी ऑफ रिस्पायरेशन, ये सब चीज़ें हमको क्या करना है रिस्पायरेशन में करना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, ये तो है, उसको एरोबिक कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज प्रोडक्ट। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन बट सम सेल्स लीव ऑक्सीजन मे नॉट बी अवेलेबल। कैन यू थिंक सच सिचुएशन और रीजन, तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा तो रूमिनेंट जो होते हैं, कैटल होते हैं ना, रूमिनेंट जो कैटल, ये जैसे उनके एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मेथेनोजेंस जो होते हैं, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मेथेन प्रोडक्शन करते हैं। तो मेथेनोजेनिक होता है वो एनारोबिक कंडीशन होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो तो ग्रो करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कुछ कंडीशंस बताइए जहाँ पे अवेलेबिलिटी ना हो। तो इस तरह का कंडीशन जो होता है, रूमिनेंट हो गया, टर्माइट हो गया, इन सब के वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसमें उस तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फूड भी इसको मिल रहा है और ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा है इसको।
जो जब ये जो मेथनोजेंस है, मेथनोजेंस जो है, इसको क्या हो रहा है, फूड तो मिल रहा है, तो फूड से क्या करेगा, एटीपी ले लेगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ये ले ही नहीं रहा है, तो एनारोबिक हो गया। तो ये इसका ये मतलब ये कम एनर्जी रिलीज करेगा, और जो होगा बिना ऑक्सीजन के करेगा। इसका ये मतलब इसका ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसका जो भी ब्रेकडाउन होगा केवल साइटोप्लाज्म में होगा। There are sufficient reason to believe that the first cells of the planet lived in the atmosphere is lack of oxygen। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि जो बहुत से एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे जो लाइफ की उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया होगा वो एनऑक्सीजेनिक रिस्पायरेशन करता, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता होगा। जैसे जैसे शुरू में जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन कम था, तो उस अर्ली जो एटमॉस्फेयर था उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से चेंज हुआ किसमें, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में, जिसमें हम क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। पहले ऑक्सीजन नहीं था, तो इस समय जब ऑक्सीजन नहीं था तो वो ज़्यादा प्रेफर क्या कर रहा था, एनारोबिक रिस्पायरेशन। मतलब क्या था कि एनारोबिक, तो उस समय ऑर्गेनिज्म कैसे रहते होंगे, ये यही मतलब सोचने वाली बात है कि उस समय जो शुरुआत हुई होगी तो उस समय तो ऑक्सीजन था ही नहीं, एनारोबिक ही सर्वाइव कर पा रहे होंगे। Present day organism we know the several adapted anaerobic conditions. Some of these organism are facultative anaerobic। कुछ ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एनरोब होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ये होते हैं एरोबिक होते हैं, कुछ समय के क्या है एनोरोबिक होते हैं। तो जो फैकल्टेटिव एनरोब होते हैं वो क्या होते हैं कि दोनों हो सकते हैं, मतलब उनको जैसी कंडीशन मिले उसी हिसाब से क्या कर जाते हैं कि वो अपना चेंज कर जाते हैं। फिर इसके बाद देखो हम लोग हैं, ईस्ट की बात हो रही थी। अब फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो इतना तो समझ गए, अर्ली इन्वायरमेंट जो था क्या रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, और उस समय जो अवेलेबिलिटी नहीं थी, और कुछ ऐसे कंडीशन जैसे मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो गए, मेथेन जो प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या थे कि उनमें जो प्रॉब्लम वो उनकी खास बात ये थी कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करती हैं, अभी भी हैं। फिर हो गया सम ऑर्गेनिज्म फैकल्टी वाइल अदर रिक्वायरमेंट एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक ऑब्लिगेट। In case all organisms retain enzymatic machinery partially oxidize glucose without help of oxygen breakdown of glucose is to pyruvic is known as glycolysis। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। अब उससे पहले अब थोड़ा सा हम लोग को इससे हट के पढ़ना है, कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करें। वो क्या पढ़ना है कि देखो जैसे दो तरह के सेल थे, हम कह रहे एक जो रहा है एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक वाले का हम लोग देखते हैं, एरोबिक वाले का फिर दूसरी बार देखेंगे। दूसरा एरोबिक का एनारोबिक का देखते हैं, एनारोबिक। एनारोबिक वाले में जब हम प्रोकैरियोटिक में जैसे मेथनोजेन था उसके हम बताया, अब इसके सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। ये ग्लूकोज मालिक्यूल था, ये ग्लूकोज मालिक्यूल था 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, ये गया अंदर। तो सेल के अंदर जो था साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म इसी में गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, तो इसी में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वाले में हमने ये बताया था कि अगर 6 मालिक्यूल कार्बन है तो इसमें जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, दूसरा फिर जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। पूरा स्टेप अगर ग्लूकोज का देखा जाए, लास्ट तक देखा जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा और बनेगा क्या, पायरुविक एसिड, पायरुवेट। पायरुवेट से फिर क्या बनेगा, ये एक साइकिल चलती है जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें बनती हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। यहाँ पे एक और रिएक्शन कर सकते हो कि यहाँ पे जो होता है, जो पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। तो ये पूरे स्टेप्स पढ़ने हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, एक सेकेंड देखते हैं ये होगा इसमें। तो
इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम बता रहे हैं इसको। देखो ये ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है तो इसको कहते हैं, पहला रिएक्शन हो गया क्या, ग्लाइकोलिसिस। पहला रिएक्शन क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा रिएक्शन हो गया कि पायरुवेट से एस्टिल कोएंजाइम में चेंज होना है, तो पहला ये पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। तीसरा जो है क्या है, क्रेब्स साइकिल। चौथा पढ़ना जो है ईटीसी पढ़ना है। और पांचवा जो पढ़ना है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ना है। ये 5 स्टेप पढ़ने हैं। अब ये पूछे कि जो ये 5 स्टेप पढ़ने थे हमको, 5 स्टेप पढ़ने हैं। अब इस 5 स्टेप में ये जो 5 स्टेप पढ़ने हैं, इसमें जो है 1 ग्लाइकोलिसिस, दूसरा ये हो गया पायरुवेट से एस्टिल कोएंजाइम में, तीसरा चौथा पांचवा, 5 स्टेप पढ़ने हैं। एनारोबिक वाले में कौन सा होगा स्टेप, और एरोबिक में कौन कौन सा स्टेप होगा। तो एनारोबिक वाले में ये हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पायरुवेट तक चेंज होता है। इसके बाद कुछ दूसरा रिएक्शन चलता है, वो बनता है फर्मेंटेशन होता है, हुआ तो एल्कोहल बनता है, या फिर क्या होगा, एल्कोहल बनेगा, या फिर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो हमने देखा एनारोबिक वाले में बस यहाँ से यहाँ तक एकदम 2 ही मेन जो थे रिएक्शन में वो ख़त्म हो गया। दूसरा था, अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ क्या था, ऑक्सीजन अब्सेंट था। ऑक्सीजन अब्सेंट वाले में ग्लाइकोलिसिस चलेगी और फर्मेंटेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट वाले में, क्योंकि अब चला गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात होने लगी, पायरुवेट चला जाएगा, पायरुविक एसिड चेंज हो जाएगा एस्टिल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी, ईटीसी चलेगी, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन चलेगा। तो अगर हमको देखा जाए तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के तो ऐसे चले जाएंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो ये ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो ज़्यादा स्टेप्स किस में हो रहे हैं, एरोबिक वाले में, क्योंकि ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक एक बॉन्ड को तोड़ दे रहा है और सारे से एनर्जी निकाल दे रहा है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन होना। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है ही नहीं, तो एटीपी कहाँ बनेगा, तो कहीं नहीं बनेगा, इसमें तो कहीं बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे लेकिन एक जो है, जो कॉमन है दोनों के लिए, वो कौन सा रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म सेल के। साइटोप्लाज्म चाहे तो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका ये मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस जो होगा ऑल टाइप ऑफ सेल में चलेगा, सभी तरह के सेल में ग्लाइकोलिसिस होगी, पहली बात। दूसरी बात है, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये नीचे जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। इस ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनता है, कितना, नेट गेन एटीपी जो होता है, 2 एटीपी गेन होती है। तो और यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो अल्टीमेटली हम देखा जाए तो इसमें जो एटीपी फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन जो पार्शियल वाला, उसमें केवल 2 ही एटीपी बनेगा। और जब इधर लेके जाओगे तो इसके लिए तो एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसमें हम देख रहे हैं 2 एटीपी तो यहाँ है ही, और जितना इधर बन जाए वो तो बनेगा ही। क्लियर है। तो चाहे सेल में चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे ऑक्सीजन ना हो, वो सारे जो होंगे रिएक्शंस जो होते हैं उसमें ग्लाइकोलिसिस सेल होंगे, सब में ग्लाइकोलिसिस होना होगा। अगर पूछा जाए कि बताओ ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एनारोबिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक चाहे कोई भी हो, पहला स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस सब में कॉमन होगा। तो ये पूछा जाए कि ब्रेकडाउन ऑफ जो ग्लूकोज होगा या रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कहोगे ग्लाइकोलिसिस। तो कितने स्टेप पढ़ने रिस्पिरेटरी, अब देखो हमने कहा था कि स्लो स्टेप प्रोसेस है, बहुत से लंबे लंबे स्टेप्स में ये होता है, तो वही तो है इतने सारे स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स ही तो हैं छोटे छोटे जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। और ये क्या था, ऐसे डायरेक्ट चला गया, फर्मेंटेशन कर लिया। तो हम लोग अब समझ लिए कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस किसके लिए पढ़ेंगे, दोनों के लिए पढ़ेंगे, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के लिए, सबके लिए वो कॉमन है ग्लाइकोलिसिस। अब आ जाते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं कि कैसे ग्लाइकोलिसिस क्या है और कैसे ये वर्क करती है और कैसे कैसे इसमें रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीडेशन, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन का ही एक स्टेप है। तो उसमें जो होता है कि ब्रेकडाउन ही होगा और एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होगी, और ये बहुत से स्टेप्स में होगा। तो ये देखा गया है कि ग्लाइकोलिसिस को देखा गया, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है 10 स्टेप की प्रोसेस है, एकदम गिन के कितने स्टेप की, 10 स्टेप की प्रोसेस है। और 10 जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, एंजाइम रेगुलेटेड होंगे। पढ़ लेते हैं इसको। तो ग्लाइकोलिसिस देखो यहाँ पे था, द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम
द टर्म ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस शुगर का लाइसिस होना। तो सबसे पहला शुगर का ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा, तो यही एक स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था तुम्हारा जो 3 साइंटिस्ट हैं, इम्डेन, मेयरहा, पार्नास। कौन कौन दिया था, इम्डेन, मेयरहा, पार्नास, ये 3 लोग ने इसको दिया था। तो जो ग्लाइकोलिसिस को किसने दिया, स्कीम ग्लाइकोलिसिस गया, इम्डेन, मेयरहा, पार्नास। तो इस पाथवे को इसलिए हम और क्या नाम दे सकते हैं, इस पाथवे को हम कहते हैं ईएमपी पाथवे। कौन सा पाथवे, ईएमपी, ई से इम्डेन, एम से मेयरहा, पी से पार्नास, इम्डेन, मेयरहा, पार्नास। ये जो पाथवे है ईएमपी पाथवे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कितने स्टेप की है, 10 स्लो स्टेप प्रोसेस है, स्लो, और 10 स्टेप की प्रोसेस होती है। रिफर द ईएमपी पाथवे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमने यही बताया ना, ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो पायरुवेट बन जाएगा, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगर ऑक्सीजन होगा तो ये नीचे जाएगा, नहीं होगा तो यही ओनली हो जाएगा ना, एटीपी जितना बना वही या तो फर्मेंटेशन में चला जाएगा, तो एनर्जी तो यही केवल बनी, इधर तो बना ही नहीं, तो ये ओनली मीन हो जाएगा किसके लिए, ओनली प्रोसेस इन रिस्पायरेशन। तो पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पायरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या एरोबिक, तो कहो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। Glycolysis occur in cytoplasm in of the cell present in all living organism. In this process glucose undergo partial oxidation. क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। याद करो 6 कार्बन ऐसे ऐसे कर रहे थे तो बीच में से तोड़ दिया तो 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गया ये। इन प्लांट द ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम और फॉर्म। तो ये जो ग्लूकोज आएगा कहाँ से, तो ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस का होने के बाद आ जाए, चाहे सुक्रोज से आ जाए चाहे स्टार्च से आ जाए, तो उन सब से आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज से क्या हो जाता है, इन्वर्टेज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और यहाँ कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज। ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी। 2 monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Glucose and fructose are the phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate. अब ये देखो 10 स्टेप है, अब हम क्यों इसको पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल में। तो यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा होगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ये देखो ये कितने स्टेप की प्रोसेस बता रहे हैं, ये 10 स्टेप की प्रोसेस बता रहे हैं, थोड़ा छोटा करना होगा। हाँ देखो, पहला स्टेप जो हो गया यहाँ है तुम्हारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ 5वां, 6वां, 7, 8, 9, 10 स्टेप प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप की प्रोसेस, 10 स्टेप, सब में एंजाइम लगेंगे, सब में एंजाइम लगेंगे। इस वाले में ग्लूकोज को जो होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, ग्लूकोज जो था जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, उसको पहले फास्फोराइलेट करो, फास्फेट ग्रुप जोड़ो। तो फास्फेट कहाँ से जुड़ेगा, तो एटीपी से जुड़ेगा, तो एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखो हम लोग कह रहे थे कि इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ उल्टा ही पहले ही स्टेप में शुरू हुआ, पहले ही बॉल पे क्या हो गया, एटीपी यूज हो गई। तो ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई कि हम ये शुरू किए थे जो प्रोसेस ये एनर्जी गेन करने के लिए, और आप पहले ही स्टेप पे एटीपी यूज कर लें। फिर भी ये कहा कि चलो आगे देखते, हो सकता है फिर बने, फिर दूसरे भी स्टेप में, तीसरे स्टेप में फिर से एटीपी यूज हो गई। तो ये कहे कि भाई जितना फ़ायदा नहीं है, 2 तो एटीपी नुकसान हो गई, और आप कह रहे थे कि बनेगी। तो उसने कहा कि भाई और आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं, हो सकता है कुछ और ज़्यादा बने, जैसे 2 खर्च हुआ तो हो सकता है 10 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए, इस तरह से हो तो कुल गेन तो 2 ही हो जाएगी ना। तो इसको देखते हैं। तो अगर हम अब एनसीईआरटी के थोड़ा सा हट के इधर देखें, इसमें एक टेबल दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये जो पूरी ग्लाइकोलिसिस होती है, ये इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सा होगा, एक तो हो गया प्रिपरेटरी फेज, और दूसरा क्या होगा, पे ऑफ फेज। पूरा ग्लाइकोलिसिस को 2 भाग में बांट दिया। एक होगा प्रिपरेटरी फेज, सेम वही है जो एनसीईआरटी में है, वही चीज़ है। प्रिपरेटरी फेज में क्या करेंगे, ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, फास्फोराइलेशन करेंगे, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, PGAL में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में यहाँ तक आधा रिएक्शन हो गया, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ से यहाँ तक जो था क्या था, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेशन में मतलब क्या होगा, एनर्जी लगेगी,
एनर्जी यूज करता है, और कितनी एनर्जी, 2 एटीपी। 2 एटीपी एनर्जी क्या करेगा, ये यूज करेगा। तो ये जो होगा ग्लाइकोलिसिस 2 स्टेप में होता है, प्रिपरेटरी फेज और दूसरा क्या होता है, पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होता है, जैसे 5 रिएक्शन उसमें हो गया, 5 रिएक्शन इसमें हो गए, तो पे ऑफ फेज में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 4 एटीपी प्रोड्यूस होगी। कुल देखा जाए कुल कितनी एटीपी कंज्यूम हुई और कितनी प्रोड्यूस हुई, तो 4 प्रोड्यूस हुई, 2 कंज्यूम हुई, तो नेट गेन एटीपी कितनी हुई, नेट गेन एटीपी कितनी हुई, 4 - 2 = 2 एटीपी। कितनी, 2 एटीपी। नेट गेन एटीपी कितनी होगी, 2 एटीपी होगी। इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन जो था, यहाँ पे एटीपी यूज रहा है। देखो जहाँ पे भी कोई फास्फोराइलेशन रिएक्शन हो, जहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल हो रहा होगा, उसको हम जो इंजाइम जो उसमें यूज होगा उसको हम कहेंगे काइनेज इंजाइम। कौन सा इंजाइम, काइनेज। तो देखो यहाँ एटीपी यूज हुआ है, यहाँ भी एटीपी, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, काइनेज इंजाइम। यहाँ पे काइनेज, यहाँ पे काइनेज। यहाँ जहाँ पे ऐसे लिखा हो आइसोमरिज्म हो रहा है उसको कहेंगे आइसोमरेज इंजाइम, आइसोमरेज इंजाइम। जहाँ पे क्या कहते हैं कि फास्फोराइलेशन हो, जहाँ फास्फेट ऐड हो उसको कहेंगे फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे जैसे ऐसे हो रहा है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कोई फास्फेट ग्रुप 3 कार्बन पे है, इससे जो 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पे है। अब ये फास्फेट तीसरे से चेंज हो जाए किस पे, दूसरे पे चल जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ पे फास्फेट आ गया, तो इसको कहते हैं म्यूटेज इंजाइम। कौन सा इंजाइम की प्रेजेंस होगा, म्यूटेज इंजाइम। ये सब इंजाइम की है तुम्हें समझने के लिए कि कब क्या कौन काम करेगा। कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जो 6 कार्बन जो ग्लूकोज होता है 1 2 3 4 5 6, इसको 2 भागों में 3 कार्बन में चेंज करता है, उसको कहते हैं एल्डोलेज इंजाइम। तो इतना सब समझ गए। तो अब देखते हैं इस पूरे जो पाथवे है पूरा ग्लाइकोलिसिस का, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला देखते हैं प्रिपरेटरी फेज वाले का। पहले वाले में ही देखते हैं कि जो यहाँ पे यूज हो रहा है प्रिपरेटरी फेज में, ग्लूकोज हो रहा है। ग्लूकोज आया कहाँ से, तो वो आ सकता है ग्लूकोज डायरेक्टली भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, प्रिपरेटरी फेज देखते हैं। प्रिपरेटरी फेज में देखो क्या होता है, ये रहा प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो था ग्लूकोज था, कहाँ चला गया, जो प्रिपरेटरी फेज था उसमें क्या हो रहा था, कहाँ गया वो, आ गया। देखो प्रिपरेटरी फेज वाले में क्या होता है, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ग्लूकोज यूज हो रहा था। यहाँ पे ग्लूकोज से जो हो रहा था, जो इंजाइम यूज हो रहा था, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज। कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का था, इसको कहते हैं हेक्सो। और जो इंजाइम जो प्रोसेस हो रही है उसमें एटीपी यूज हो रहा है। तो जब एटीपी यूज हो रहा है तो हम क्या बताए, तो उसमें क्या लगा देना है, काइनेज। तो हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे जो पहला इंजाइम होगा क्या होता है, हेक्सोकाइनेज। दूसरा, तो इससे जो होगा ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट कर देंगे इसको, ये बन गया। दूसरे स्टेप में यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म हो रहा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज चेंज हो रहा है, सब कुछ सेम है, 6 पोजीशन फास्फेट पे, इस पर भी 6 पोजीशन फास्फेट है, तो उसको कहेंगे फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। तो ये जो इंजाइम हो गया तुम्हारा आइसोमरेज हो गया। तीसरा जो होता है फास्फो 6 फास्फेट से फिर एक फास्फेट जुड़ गया, फिर देखो एटीपी यूज हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, काइनेज होगा। तो देखो फास्फो फ्रक्टो फिर आ गया क्या, काइनेज। तो काइनेज यहाँ पे भी इंजाइम यूज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फास्फो फ्रक्टोकाइनेज में एक जो होगा एंजाइम जो था एल्डोलेज यूज हुआ। एल्डोलेज जो हुआ, एल्डोलेज क्या काम करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे 6 कार्बन का था उसको 2 भागों में तोड़ दिया, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, 3 फास्फो ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फो और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको कहते हैं DHAP। और इसको क्या कहते हैं PGAL। ये 2 भागों में तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आइसोमर है दोनों। तो आइसोमरिज्म यहाँ पे हो जाएगा, ये है आइसोमरिज्म वाला। तो 5वां है क्या, आइसोमरेज।
इन दोनों 3 कार्बन के फास्फेट ग्रुप है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्राइओज फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइओज फास्फेट। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो ये है 1 कार्बन 1, यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 3 कार्बन पे क्या है, फास्फेट, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन पे क्या है, फास्फेट। तो इन सबको हम, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमराइज्ड होते हैं, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ट्राइओज फास्फेट। यहाँ तक देखो हमने ये देखा कोई एटीपी नहीं बनी, यहाँ तक कोई एटीपी नहीं बनी, और जो होता है बिल्कुल एटीपी यूज हुई। तो ये इसलिए इसका था प्रिपरेटरी फेज में। प्रिपरेटरी फेज में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो कहोगे ट्राइओज फास्फेट बनता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है, या फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फिनान, ये इसका फार्मूला यहाँ पे है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और अगला जो स्टेप है उसका क्या नाम है, पेआप फेज। मतलब अब उसमें प्रोडक्ट वो होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को यहाँ लाए हम लोग, उसमें 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ दिए, तो उसका क्या होगा, फास्फोराइलेशन हो गया। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ये 2 मॉलिक्यूल बना था ना, अब 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहा है, एक इसको, चाहे एक को लो चाहे दोनों को ले लो एक साथ ही, आखिर ये लोगे तो इसका कन्वर्ट होकर इसमें भी तो आ सकता है, मतलब तो वही हुआ, यहाँ आप 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे। तो 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कितना इनऑर्गेनिक फास्फेट चाहिए, 2। तो 3 की जगह पे जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट था, देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ पे, और ये पहले पोजीशन पे भी क्या हो जाए, फास्फेट जुड़ जाए, तो 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट हो जाएगा, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और किसकी प्रेजेंस में, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन। यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका यूज होगा, उसको कहेंगे डिहाइड्रोजिनेज। ये सब तो केवल सबस्ट्रेट के नाम है। 7वां, फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ। पूछा जाए फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन रिएक्शन कहाँ से शुरू होता है, तो कहोगे पेआप फेज से शुरू होता है। वहाँ पे जो होगा, फिर आ गया देखो काइनेज आ गया। फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिखोगे। जब कभी फास्फोराइलेशन हम लोग पढ़े थे, फास्फोराइलेशन 3 तरह के होते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो अभी रिस्पायरेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे, और तीसरा था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, कहते हैं ग्लाइकोलिसिस में कहीं होता है। इसमें ये होता है कि कोई जैसे सबस्ट्रेट है, इसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, और ये जो सबस्ट्रेट का फास्फेट ग्रुप है, मान लो सबस्ट्रेट का फास्फेट ग्रुप है, ये जो होता है एडीपी में जुड़ जाए और एटीपी बन दें, इसका फास्फेट इसमें यूज हो जाए और एसएस बन जाए, तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट का फास्फोराइलेशन हो, सबस्ट्रेट का फास्फेट लेके एटीपी बनाए, इसलिए सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो ये देखो इसमें ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन हम देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ 3 फास्फेट था, इसका 1 वाला फास्फेट जो यहाँ ऐड हुआ था वो यूज हो गया एटीपी बनाने में, 2 एटीपी यूज हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल था, 2 एटीपी बनेगा। फिर से आ गया 3 फास्फोग्लिसरेट। अब बताओ 3 फास्फोग्लिसरेट था, उससे हम 3 से 2 वाले भी लेते हैं, 2 फास्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ कौन सा एंजाइम काम करेगा, म्यूटेज ना, म्यूटेशन जैसा काम कर रहा है। तो देखो म्यूटेज काम कर गया। म्यूटेज के बाद क्या हो जाएगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ये था, इसमें वाटर रिलीज होगा, और उसके बाद नवा जो एंजाइम होगा, इनोलेज होगा, जो इनॉल फॉर्म में चेंज करता है, फास्फो इनॉल पाइरुवेट बनाएगा, फिर उससे एक एटीपी बनेगा, यहाँ पे फिर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में फिर से होगा, फिर काइनेज आएगा, उसका नाम है पाइरुवेट काइनेज, और 2 एटीपी यहाँ बनेगा, 2 एटीपी यहाँ, 2 एटीपी यहाँ, 2 बने, और किसमें, पेआप फेज में, तो 4 एटीपी यहाँ बन गए। तो ओवरऑल अब देखा जाए कि ये पूरा जो 10 रिएक्शन था उसमें हमने क्या देखा, तो इस वाले में हमने देखा पहले वाले में देखा ग्लूकोज से क्या बना देना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। दूसरे में देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट से पाइरुवेट बना देना। पहले वाले जो रिएक्शंस होते थे उसमें 2 एटीपी यूज हो रहे थे, पेआप फेज में एटीपी जो है बन रहे हैं, तो 4 एटीपी बने। तो नेट गेन एटीपी देखा जाए, फ़ायदा कितना हुआ हम लोग को, तो फ़ायदा देखो क्या क्या हुआ है। ग्लूकोज यूज किया 1 ठो, 2 एटीपी जो शुरू में ही किस में यूज किया है, प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज किया, 2 एनएडी रॉ मटेरियल लिए, 4 एडीपी रॉ मटेरियल लिए, 2 ठो पाइरुवेट बना, 6 कार्बन का था तो 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल ये बना, 2 एडीपी जो इसका इस्तेमाल किए थे वो बना, 2 NADH2 इसका जो रॉ मटेरियल यूज किए थे ये बना, और 4 एटीपी बना। तो देखो 2 एटीपी इधर था, 4 एटीपी इधर बना, तो नेट गेन एटीपी कितना हुआ, 2 एटीपी, नेट गेन एटीपी 2 एटीपी हुआ। साथ में देखो ये भी है, 2 NADPH2 बनता है। तो हम ये जानते हैं कि एक NADPH2 जो NCERT के हिसाब से अगर हम देखें, एक NADH2 से कितना एटीपी बनाते हैं, ये 3 एटीपी बनाते हैं। तो इससे अभी कितना एटीपी बनना है, 6 एटीपी बनेगा। लेकिन बच्चों ये जो है अभी यहाँ इसी फॉर्म में होगा, ये जब जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तभी जाके ये एटीपी देगा। तो अभी ये चेक के फॉर्म में है, ये अभी भजा नहीं है करेंसी में।
तो चेक के फॉर्म में क्या है, NADH2 है। यहाँ पे ये एकदम करेंसी है। तो हमको अगर पूछा जाए कि नेट गेन ATP कितना है तो कहोगे 2 ATP, और पूछा जाए कि नेट गेन हो गया, अब पूछा जाए कि ग्रास ATP कितने बनते हैं तो कहोगे 4 ATP बनते हैं, और कहोगे कितने यूज होते हैं कहोगे 2 ATP। नेट गेन पूछे तो कितना ATP, 2 ATP। तो इस तरह से ये था तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या NCERT से कुछ डिफर बताए हैं या वही चीज़ है। तो देखो वो सेम चीज़ है, इन्होंने एंजाइम थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या है वही सारी बातें हैं कि फ्रक्टोज 1,6 इसमें चेंज होगा, PGL में फिर इसमें चेंज होगा, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। कैन यू कैलकुलेट द हाउ मेनी मालिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन द पाथवे, कितने ATP पाथवे फ्रॉम द 1 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 4 ATP ऐसे थे जो डायरेक्टली सिंथेसाइज होते थे, यही वाले हैं, 1 2 यहाँ 2 यहाँ। और नेट गेन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। व्हाट द मेटाबॉलिक पायरुवेट, अब पूछ रहा है कि अब पायरुवेट कहाँ जाएगा, पायरुवेट कहाँ जाएगा, अगला स्टेप क्या था। तो हमने कहा था कि आप लोगों को बताया था ना कि पायरुवेट एसिड जो होता है वो अब क्या कर सकता है, पायरुवेट एसिड जो होता है वो 3 तरह जा सकता है। अब देखेगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तब तो ठीक है, वो चला जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो यहाँ देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देख रहे हो कि 3 पॉसिबल पाथवे हो सकता है कैटाबॉलिक ऑफ शुगर। ग्लूकोज का जो होगा 3 पाथवे। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं अभी, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से 10 सक्सेसिव स्टेप से पायरुवेट बना दिए 2। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका ये मतलब है कि O2 का बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी है। तो उसमें से क्या होगा, पायरुवेट से हम बना देंगे 4 CO2 और 4 H2O बना देंगे, और CO2 एक यहाँ ही रिलीज हो जाएगा, कुल 6 CO2 रिलीज हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में तभी बनेगा जब क्या हो, एरोबिक रिस्पायरेशन हो, और तभी जाके ये सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा, और ये सब में इतने ऑर्गेनिज्म में ये होगा। अगर ऑक्सीजन हाइपोक्सिया एनारोबिक कंडीशन है तो एथेनॉल बनेगा, जिसको हम फर्मेंटेशन एथेनॉल कहते हैं, ईस्ट में होता है, फ्रिक्वेंटली देखा जा सकता है। दूसरा एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट होता है, लैक्टिक एसिड जो दौड़ते हैं तब मसल्स में, इर्थोसाइट में, जैसे कि आरबीसी में मेच्योर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसमें सम अदर सेल्स इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस इन सब में होता है। तो ये 3 फेट हो सकते हैं किसके, जो ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट बना है। तो यही देखो 3 पॉसिबल कैटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट फॉर्म इन द ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, लेकिन मिनिमम जो ये था ये ग्लाइकोलिसिस वाला था, वो सब में कॉमन होगा। तो ये भी यही बात करें, 3 आर मेजर डिफरेंट हैंडल पायरुवेट प्रोड्यूस ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन, प्रक्रिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको क्या किसकी बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज हाउएवर ऑर्गेनिज्म क्रेब्स साइकिल, ये सब चलता है, वही वाली बात है। अब अगला हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से फर्मेंटेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, फूड क्या होता है, फूड कैसे बनते हैं, वो तो फोटोसिंथेसिस पढ़े थे, इसमें भी डिस्कस किए। फूड बनने के बाद जो होता है वो कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है एज ए एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के फूड में ही एनर्जी होती है, अल्टीमेट जो है फूड जो सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट पूछा जाए तो सन है। सन से एनर्जी आई किसमें, प्लांट में, फूड के फॉर्म में। फूड से एनर्जी हमको ATP के फॉर्म में चाहिए। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में तो हमको ATP की ज़रूरत पड़ती है। अब ATP हमको बनाना है तो ATP के लिए हमको क्या करेंगे, उस फूड से एनर्जी को ले लेना है, यही रिस्पायरेशन है। चूँकि रिस्पायरेशन में जो वो फूड है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर लिपिड जो भी कुछ है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। सभी रिस्पायरेटरी सबस्टेंस सेम एनर्जी नहीं देते हैं, जो ज़्यादा रिड्यूस कंपाउंड होगा ज़्यादा एनर्जी देगा, जो कम रिड्यूस होगा कम एनर्जी देगा। तो जैसे लिपिड ज़्यादा रिड्यूस्ड है एज कम्पेयर टू शुगर, तो इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू अगर सिमिलर मोल आप अगर यूज करें। दूसरा है कि जो होता है ये ब्रेकडाउन जो होता है ये कंबशन की तरह होता है या कि सिंगल स्लो स्टेप प्रोसेस है। तो बताएं कि स्लो स्टेप होता है, एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसके अलावा ये हम लोग देखें कि क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करते हैं, अगर नहीं करते हैं या करते हैं तो फिर कैसे कैसे, उनमें तो कोई लंग्स नहीं होता, तो वो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेते हैं। ये सब कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हैं प्लांट जो अपने आप को बचा लेते हैं या फिर इस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है कि एनर्जी जो होती है जब कहने फूड में है तो उस बॉन्ड की एनर्जी को ब्रेक डाउन करके कपल्ड कर दीजिए एटीपी से, तो करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी हो गया, जब जरूरत पड़ेगी तभी वो यूज कर लेगा। अब उस एटीपी को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने कहा कि बहुत से रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें जो रिएक्शंस पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दो पायरुवेट में, पायरुवेट को छोड़ दो एसिटिल कोएंजाइम ए में, फिर उसके बाद कैप्साइकिल चलाओ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाओ, फिर उसके बाद वो चला जाएगा। ये वाला तो मेन था जिसमें पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, हर बॉन्ड को तोड़ तोड़ के एनर्जी रिलीज हो गया। दूसरे वाले में कुछ ऐसे थे हम लोग फर्मेंटेशन जैसे प्रोसेस थे, उसमें क्या हमने देखा है कि वो ऑक्सीजन नहीं था तो ग्लाइकोलिसिस में ही जो एटीपी बनी होगी वही फाइनल होगा प्रोडक्ट एनर्जी का, तो उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारे CO2 के फॉर्म में नहीं रिलीज हो पाते हैं, जो कार्बन होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन जो 2 ATP होती है, और फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट तो कितने होते हैं 4 ATP होती है। तो इस तरह से इंड प्रोडक्ट जो होता है उसके ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट होता है। पायरुवेट जो होता है वो फर्दर जो होता है किस वे में जाएगा ये डिपेंड करता है कैसा सेल है, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा कि लैक्टिक एसिड करेगा कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा, ये डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, और इसके आगे देखेंगे कैसे ये फर्मेंटेशन आगे प्रोड्यूस करता है, प्रोसीड करता है। और फर्मेंटेशन जैसे हमारे मसल्स में जो होता है लैक्टिक एसिड वाला होता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो भी कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग इसके आगे के पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।